क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है? हम चीजें क्यों याद रखते हैं और क्यों भूल जाते हैं? क्यों कुछ लोग जल्दी सीखते हैं जबकि कुछ को वही चीज समझने में ज्यादा समय लगता है? इन्हीं सवालों के जवाब देती है ये किताब ब्रेन रूल्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जॉन मदीना हमें इंसानी दिमाग के 12 ऐसे नियम बताते हैं जो हमारी सीखने की क्षमता, याददाश्त, ध्यान और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। इस किताब में आप जानेंगे कि व्यायाम कैसे दिमाग को तेज बनाता है, नींद हमारी याददाश्त को कैसे मजबूत करती है और तनाव हमारे सोचने की क्षमता को कैसे बदल देता है। अगर हम इन ब्रेन रूल्स को समझ लें तो हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को और प्रभावी बना सकते हैं। तो आइए आपको मिस्टर और मिसेस शर्मा की आवाज में इस किताब की समरी सुनाते हैं और इंसानी दिमाग के इन रोचक और शक्तिशाली नियमों की दुनिया में कदम रखते हैं। इस गहरे विमर्श में स्वागत है जहां हम किताबों, शोध और लेखनों के ढेर से सबसे जरूरी और रोचक जानकारियां निकालकर लाते हैं। बिल्कुल। और आज का जो मुद्दा है वो सच में बहुत खास है। हाँ, आज का विषय मानव मस्तिष्क के असली नियमों और उसकी कार्यप्रणाली पर आधारित है। जॉन मदीना की मशहूर पुस्तक ब्रेन रूल्स के अंशों को हमने आधार बनाया है। सही कहा। इस चर्चा में हम समझेंगे कि हमारा दिमाग आखिर किन प्राकृतिक नियमों पर काम करता है। राइट। इस विमर्श का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इन रोचक तथ्यों का विश्लेषण करें ताकि जो सुनने वाले हैं वो इन चीजों का उपयोग करके सीखने की क्षमता और रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बना सकें। एग्जैक्टली। और इससे उत्पादकता में भी काफी सुधार लाया जा सकता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम मानव इतिहास और विकास पर गौर करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा दिमाग इन आरामदायक दफ्तरों या बंद कमरों में विकसित नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान के पूर्वज जंगल और खुले मैदानों में रहते थे जहां मौसम लगातार बदलता रहता था। खतरों से भरा माहौल था वहाँ। हाँ, खाने की तलाश में उन्हें कई मील भटकना पड़ता था और शिकारी जानवरों से खुद को बचाना एक रोजाना की चुनौती थी। दिमाग का मुख्य काम था जिंदा रहने के नए तरीके ढूंढना। मतलब सर्वाइवल सबसे बड़ा लक्ष्य था वहाँ। वही तो। उस लंबे विकास के दौरान इंसान को सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत होने की जरूरत नहीं थी, बल्कि मानसिक रूप से चतुर होना भी उतना ही जरूरी था। यही कारण है कि मानव दिमाग इतना शक्तिशाली बन गया। ये सच में दिलचस्प है और इस बात को ना जैक ललैन के उस हैरानअंगेज किस्से से बेहतर समझा जा सकता है जब उन्होंने अपना 70वां जन्मदिन मनाया था। ओ हाँ, वो लॉन्ग बीच हार्बर वाला वाकया। हाँ, वही। उन्होंने कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच हार्बर में एक ऐसा शारीरिक कारनामा किया जो किसी आम इंसान के लिए सोचना भी असंभव है। उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं, पैलों में बेड़ियां डाली गईं और फिर उन्होंने तैरते हुए 70 ऐसी नावों को खींचा जिनमें लोग बैठे हुए थे। और वो भी 1 मील से ज्यादा तैर कर गए थे। एग्जैक्टली। और सबसे कमाल की बात ये थी कि 96 साल की उम्र तक उनका दिमाग एकदम तेज और एक्टिव था। वहीं एक और उदाहरण है आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट का, जिन्होंने 90 साल की उम्र में गुगनहाइम म्यूजियम का जटिल डिजाइन पूरा किया था। सही बात है। पर अगर आम लोगों की बात की जाए, जैसे किसी नर्सिंग होम में रहने वाले जिम नाम के व्यक्ति की, जिसका जिक्र किताब में है, तो ऐसी उम्र तक आते आते उनकी मानसिक क्षमता ढल चुकी होती है। तो लैलने और राइट जैसे लोगों का दिमाग आखिर इतने लंबे वक्त तक इतना सक्रिय कैसे रहा? देखिए, इन उदाहरणों के पीछे जो कारण है ना, वो हमारे विकास के उस इतिहास से सीधा जुड़ा है। मानव दिमाग आज की इस आरामदायक लाइफस्टाइल के लिए नहीं बना है। हाँ, हम बस कुर्सी पर बैठे रहते हैं आजकल। वही, ये दिमाग जंगल में रोजाना 12 मील तक चलने और लगातार सक्रिय रहने के दौरान विकसित हुआ है। जब शरीर हरकत में होता है तब दिमाग अपनी बेहतरीन स्थिति में काम करता है। इसका एक बहुत ही आश्चर्यजनक जैविक तथ्य यह है कि दिमाग शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% होता है। सिर्फ 2%? हाँ, लेकिन ये शरीर की 20% ऊर्जा मुख्य रूप से ग्लूकोज का अकेले इस्तेमाल करता है। बाप रे, ये तो किसी ऐसे इंजन की तरह है जो बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च करता है। बिल्कुल। पर इस भारी मात्रा में ऊर्जा के इस्तेमाल की एक कीमत होती है। जब दिमाग इतनी तेजी से ग्लूकोज को जलाता है तो उस प्रक्रिया में टॉक्सिक इलेक्ट्रॉन्स या फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो क्या खतरनाक होते हैं? हाँ, ये फ्री रेडिकल्स दिमाग के डेलिकेट सेल्स के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इन्हें साफ करने के लिए दिमाग को भारी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और यहीं पर व्यायाम का रोल आता है, राइट? एग्जैक्टली। जब कोई व्यायाम करता है तो शरीर में ब्लड फ्लो तेजी से बढ़ता है,
नई रक्त वाहिकाएं बनती हैं और दिमाग को जरूरी ऑक्सीजन मिलती है जो इन जहरीले तत्वों को साफ कर देती है। तो फिजिकल एक्टिविटी का सीधा असर ब्रेन की सफाई पर पड़ता है। हाँ, शोध बताते हैं कि हफ्ते में 2 बार एरोबिक व्यायाम करने भर से डिमेंशिया का खतरा आधा हो जाता है और अल्जाइमर्स जैसी बीमारी का खतरा 7% तक कम हो जाता है। वाह, ये नंबर्स तो बहुत बड़े हैं। और इतना ही नहीं, व्यायाम से दिमाग में BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर नाम का एक प्रोटीन बनता है। इसे दिमाग का मिरेकल ग्रो या फर्टिलाइजर समझ लीजिए। ओह, मतलब ये दिमाग की खाद जैसा है। सही पकड़ा। ये नए न्यूरॉन्स को बनने में मदद करता है और पुराने न्यूरॉन्स को स्वस्थ रखता है। लेकिन दिमाग की इन जहरीले तत्वों की सफाई सिर्फ व्यायाम तक सीमित नहीं है ना? जब शरीर बिल्कुल शांत होता है, सोता है, तब सफाई का एक अलग ही तंत्र शुरू होता है। बिल्कुल, नींद का किरदार बहुत बड़ा है इसमें। मुझे वो 1957 में पीटर ट्रिप नाम के रेडियो जॉकी का किस्सा याद आ रहा है। उसने नींद की कमी पर एक भयानक प्रयोग किया था। ओह हाँ, वो 200 घंटे बिना सोए रहने वाला प्रयोग। एग्जैक्टली। वो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में एक ग्लास बूथ के अंदर बैठे रहे। शुरुआत के दिन तो ठीक गुजरे, पर जैसे जैसे वक्त बीता उनका दिमाग ढेर होने लगा। उन्हें हेलुसिनेशंस होने लगे और वो पैरानोयाक हो गए। उन्हें लगने लगा था ना कि लोग साजिश कर रहे हैं। हाँ, उन्हें लगा लोग खाने में ड्रग्स मिला रहे हैं। उनका दिमाग उनका साथ पूरी तरह छोड़ चुका था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीटर ट्रिप की हालत बताती है कि नींद कोई विकल्प नहीं है, ये एक कठोर जैविक जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को ही ले लीजिए। वो दोपहर के वक्त अपने काम से ब्रेक लेकर बकायदा पजामा पहनकर एक छोटी नींद लिया करते थे। पजामा पहनकर दफ्तर में? ये तो कमाल है। हाँ, क्योंकि इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। हमारे दिमाग के अंदर हर वक्त एक युद्ध चल रहा होता है 2 प्रणालियों के बीच। अच्छा, कैसा युद्ध? सिस्टम जिसका काम है इंसान को जगाए रखना और सक्रिय रखना। दूसरी तरफ है होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव, जो लगातार दिमाग पर नींद का दबाव बनाती है। जैसे जैसे दिन बीतता है, नींद वाली प्रणाली हावी होने लगती है। तो इस टकराव का असर सब पर एक जैसा नहीं होता होगा। कुछ लोगों का सर्केडियन सिस्टम सुबह के वक्त ज्यादा हावी होता है, जिन्हें हम लार्क्स कहते हैं, क्योंकि वो जल्दी उठना पसंद करते हैं। सही कहा। और रात वालों को आउल्स कहते हैं। हाँ, और इन दोनों के बीच वालों को हमिंग बर्ड्स। लेकिन दिन में एक समय ऐसा जरूर आता है, दोपहर के वक्त, जब इन दोनों में जबरदस्त टक्कर होती है, जिसे नैप जोन कहते हैं। तो ये आलस नहीं है, बल्कि एक जैविक सच्चाई है। बिल्कुल। नासा ने एक अध्ययन किया था अपने पायलट्स पर। उन्होंने पाया कि सिर्फ 26 मिनट की नींद से परफॉर्मेंस में 34% का सुधार होता है। 26 मिनट में 34%? ये तो हर दफ्तर में होना चाहिए। और रिएक्शन टाइम भी 16% बेहतर हो जाता है। लोग सोचते हैं कि सोते वक्त दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है, पर वो लगातार काम कर रहा होता है। सोते वक्त दिमाग नए ज्ञान को वापस दोहराता है और पक्का करता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तो मेंडलीफ का है। उन्होंने पूरा पीरियोडिक टेबल अपने सपने में देखा था। उनका दिमाग सोते वक्त उस जटिल समस्या पर काम कर रहा था। और चूहों पर किया गया प्रयोग भी। जब चूहे भूल भुलैया का रास्ता सीखते हैं और फिर सोते हैं, तो दिमाग उस रास्ते को कई गुना तेजी से दोहराता है सोते वक्त, ताकि रास्ता हमेशा के लिए याद हो जाए। तो मतलब अगर नींद पूरी ना हो तो मूड, ध्यान और सीखने की क्षमता पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। नींद की कमी खुद एक बड़ा तनाव है, और अगर हम तनाव के दूसरे रूपों की बात करें तो ये दिमाग के लिए एक और बड़ा संकट पैदा करता है। हाँ, स्ट्रेस। आजकल तो हर किसी को स्ट्रेस है। जानवर से आमना सामना होना। वहाँ इमीडिएट रिएक्शन चाहिए होता है। एग्जैक्टली। शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल तेजी से दौड़ते हैं ताकि इंसान भाग सके या लड़ सके। खतरा टलते ही सिस्टम शांत हो जाता है। पर हमारा दिमाग इस तरह बिल्कुल नहीं बना है कि वो महीनों तक चलने वाले दफ्तर के डेडलाइंस या पारिवारिक झगड़ों के तनाव को झेल सके। तो जब स्ट्रेस लंबा चलता है तो कॉर्टिसोल एक विलन की तरह काम करने लगता है। लंबा तनाव दिमाग की हिप्पोकैम्पस वाले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचाता है। और हिप्पोकैम्पस ही वो जगह है जहां नई याददाश्त बनती है। सही। जब कॉर्टिसोल का लगातार हमला होता है तो याददाश्त कमजोर होने लगती है और इम्यून सिस्टम भी गिर जाता है। मुझे वो मार्टिन सेलिगमैन का लर्न्ड हेल्पलेसनेस वाला प्रयोग याद आ रहा है। उन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किया था, जहां उन्हें लगातार हल्के झटके लग रहे थे और वो निकल नहीं सकते थे। हाँ, वो खौफनाक प्रयोग था। कुत्तों ने बचने की कोशिश ही छोड़ दी थी। बिल्कुल। बाद में जब उन्हें बचने का मौका मिला, तब भी वो वहां से नहीं कूदे।
उन्होंने दिमागी तौर पर हार मान ली थी कि उनका हालात पर कोई कंट्रोल नहीं है। सबसे खराब तनाव वही होता है जिसमें लगता है कि परिस्थिति पर हमारा कोई वश नहीं है। और इस सीखी हुई मजबूरी को पारिवारिक माहौल से जोड़कर देखना बहुत महत्वपूर्ण है। घर का तनाव, खासकर माता पिता के बीच का लगातार झगड़ा, बच्चों की पढ़ाई और उनके दिमाग पर बेहद बुरा असर डालता है। बच्चों का दिमाग तो बहुत सेंसिटिव होता है इन चीजों के लिए। हाँ, जॉन गॉटमैन नाम के शोधकर्ता ने एक लंबे अध्ययन में माता पिता के रिश्ते सुधारने पर काम किया। जब माता पिता के बीच तनाव कम हुआ तो बच्चों का नर्वस सिस्टम बेहतर विकसित हुआ, उनका ध्यान लगाने का तरीका बेहतर हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारा आसपास का माहौल सिर्फ हमारे मूड को नहीं बल्कि हमारे दिमाग की फिजिकल संरचना को भी बदल रहा है। बिल्कुल, फिजिकल वायरिंग बदल जाती है। और यहाँ पर आकर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। दिमाग की वायरिंग की जब हम बात करते हैं, बास्केटबॉल के सरताज माइकल जॉर्डन की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने करियर के बीच में बेसबॉल खेलने का फैसला किया था। हाँ, और सबको लगा वो वहां भी स्टार बनेंगे। एग्जैक्टली। एक ऐसे फिजिकल फिटनेस वाले इंसान के लिए दूसरा खेल आसान लगना चाहिए था, पर वो बुरी तरह फेल हो गए। वहीं दूसरी तरफ केन ग्रिफी जूनियर उसी बेसबॉल में असाधारण रूप से सफल थे। जॉर्डन जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट के पास फिजिकल क्षमता की कोई कमी नहीं थी, फिर भी ऐसा नतीजा निकला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर नया अनुभव हमारे दिमाग की फिजिकल वायरिंग को पूरी तरह बदल देता है। दोनों खिलाड़ियों के दिमाग ने सालों की लगातार प्रैक्टिस से अलग-अलग मसल्स और रिफ्लेक्सेस के लिए अपनी एक विशेष वायरिंग तैयार कर ली थी। मतलब हार्डवेयर एक जैसा हो सकता है, पर सॉफ्टवेयर बिल्कुल अलग लिखा जा चुका था। सही कहा। एरिक कैंडल ने समुद्री घोंगे यानी सी स्लग्स पर प्रयोग करके इस बात को साबित किया। उन्होंने दिखाया कि जब कोई नई चीज सीखी जाती है तो दिमाग के न्यूरॉन्स फिजिकली टूटते हैं और नई जगह पर जुड़कर नया आकार लेते हैं। ये दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि शोधकर्ताओं को एक मरीज के दिमाग में एक ऐसा सेल मिला जो सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टन की फोटो देखकर फायर होता था। हाँ, जेनिफर एनिस्टन न्यूरॉन काफी मशहूर केस है। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग किसी विशेष चेहरे के लिए एक नया न्यूरॉन तक समर्पित कर सकता है। और जॉर्ज ओजमान की ब्रेन मैपिंग ने तो इसको और भी क्लियर कर दिया ना। बिल्कुल। उन्होंने सर्जरीज के दौरान पाया कि कोई भी दो दिमाग भाषाओं को बिल्कुल एक ही जगह स्टोर नहीं करते। अंदर की माइक्रो वायरिंग हर इंसान की अलग होती है, यहाँ तक कि उन जुड़वा बच्चों के दिमाग की वायरिंग भी अलग होती है जिन्हें बिल्कुल एक जैसी जिंदगी मिली हो। तो शिक्षा और बिजनेस के लिए तो इसका बहुत बड़ा लेसन निकलता है। जब हर किसी का दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से वायर्ड है तो सबको एक ही तरह से सिखाने की कोशिश करना असफल ही होगा। सही बात है, एक जैसी अप्रोच कभी काम नहीं आ सकती। और यही बात ध्यान केंद्रित करने पर भी लागू होती है। ध्यान यानी अटेंशन की बात करें तो कॉलेज लेक्चर्स का एक बहुत ही सच्चा नियम है कि ठीक 10 मिनट बाद विद्यार्थी अपना ध्यान खोने लगते हैं। विषय कितना भी रोचक हो, दिमाग भटकने लगता है। और ध्यान के संदर्भ में एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ना यहाँ जरूरी है। आधुनिक दौर में मल्टीटास्किंग को एक बड़ा गुण माना जाता है, पर सच्चाई ये है कि मल्टीटास्किंग जैविक रूप से असंभव है। असंभव? पर लोग तो सोचते हैं वो काफी अच्छे मल्टीटास्कर्स हैं। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी ने दिखाया है कि जो लोग खुद को हैवी मल्टीटास्कर्स मानते हैं, उनकी ध्यान केंद्रित करने और एक काम से दूसरे पर शिफ्ट करने की क्षमता आम लोगों से सबसे ज्यादा खराब होती है। मतलब जो सोचते हैं वो बेस्ट है, वही सबसे खराब होते हैं। दिमाग एक समय में एक ही चीज पर ध्यान दे सकता है, जिसे सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग कहते हैं। जब इंसान दो काम एक साथ करने की कोशिश करता है तो दिमाग एक काम से दूसरे पर तेजी से शिफ्ट हो रहा होता है। हाँ, और हर शिफ्ट के साथ दिमाग को नए रूल्स एक्टिवेट करने पड़ते हैं, जिसमें वक्त बर्बाद होता है और गलतियां बढ़ती हैं। जैसे ड्राइविंग के दौरान सेलफोन पर बात करना। दिमाग आवाज और सड़क के बीच आगे पीछे शिफ्ट होता है, जिससे रिएक्शन टाइम बहुत स्लो हो जाता है। बिल्कुल। और ध्यान खींचने का भी एक नियम है। दिमाग हमेशा छोटी डिटेल्स से पहले जानकारी के अर्थ या मीनिंग पर ध्यान देता है, और सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करती हैं हमारी भावनाएं, इमोशंस, राइट? अगर किसी जानकारी में गहरी भावना जुड़ी है तो दिमाग तुरंत उस पर फोकस कर लेता है। एप्पल का 1984 वाला कमर्शियल इसका बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, जिसमें खतरा और बगावत की फीलिंग थी। एग्जैक्टली। डिस्टोपियन माहौल था। एक लड़की ने हथौड़ा फेंककर स्क्रीन तोड़ दी। वहां कोई टेक्निकल डिटेल्स नहीं थे, बस सीधे दिमाग के इमोशनल सिस्टम को निशाना बनाया गया था। और अगर भावनाओं का इस्तेमाल ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है तो यही भावनाएं याददाश्त को भी पक्का बनाती हैं। पर मेमोरी वैसी नहीं होती जैसा आमतौर पर सोचा जाता है।
एचएम नाम के व्यक्ति का किस्सा याद है आपको? हाँ, उन्हें मिर्गी की बीमारी थी और इलाज के लिए उनके दिमाग का हिप्पोकैम्पस निकाल दिया गया था। उसके बाद नई याददाश्त बनाने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई थी उनकी। वो रोज सुबह उठकर एक ही मैगजीन पढ़ते थे और हर बार नई लगती थी। यहाँ तक कि शीशे में अपना बड़ा हुआ चेहरा भी नहीं पहचान पाते थे। और दूसरी तरफ किम पीक जैसे लोग हैं जिन पर रेन मैन फिल्म बनी थी, उन्होंने हजारों किताबें वर्ड टू वर्ड याद कर ली थी। या फिर मिगेल नाजडॉफ, जिन्होंने एक ही वक्त पर 45 चेस गेम्स बिना बोर्ड देखे खेले थे। तो आखिर दिमाग इन जानकारियों को स्टोर कैसे करता है? देखिए, दिमाग किसी वीडियो रिकॉर्डर की तरह काम नहीं करता। वो दरअसल एक ब्लेंडर की तरह है। अनुभव के अलग अलग हिस्से जैसे रंग, आवाज, भावना दिमाग के अलग अलग हिस्सों में स्टोर होते हैं। जब हम याद करते हैं तो दिमाग इन बिखरे हुए टुकड़ों को वापस जोड़ता है। तो लंबे समय तक याद रखने का फॉर्मूला क्या है? पहला तरीका है विस्तार से समझना, जिसे इलैबोरेटिव इनकोडिंग कहते हैं। बिना समझे रटने से अच्छा है उसका अर्थ समझना। और दूसरा तरीका है माहौल का अनुकूल होना। वो डीप सी डाइवर्स वाला शोध बड़ा रोचक था। हाँ, उन्हें पानी के अंदर शब्द सिखाए गए थे, सही, और जमीन पर आकर उन्हें कम शब्द याद आए, पर जब वापस पानी में गए तो ज्यादा शब्द याद थे। माहौल याददाश्त के टुकड़ों को लाने में मदद करता है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ दोहराव का होता है। हरमन एबिंगहाउस के अध्ययन के मुताबिक हम सीखी गई 90% बातें 30 दिन में भूल जाते हैं। याददाश्त तो हमेशा के लिए पक्का करने का सबसे असरदार तरीका स्पेस्ड रेपिटेशन है। यानी जानकारी को थोड़े थोड़े वक्त के अंतराल पर बार बार दोहराना। बिल्कुल। एक ही रात में एग्जाम से पहले रटने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। दिमाग को नए कनेक्शंस बनाने और मजबूत करने के लिए वक्त चाहिए होता है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? अगर इस चर्चा को समेटा जाए तो सबसे बड़ा पार्ट ये है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड से घबराने के बजाय दिमाग के प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए। सही कहा। दिमाग चलने और सक्रिय रहने के माहौल में विकसित हुआ है, इसलिए व्यायाम जरूरी है। सफाई के लिए नींद चाहिए। एक काम पर एक काम करना उसकी जैविक मजबूरी है, इसलिए मल्टीटास्किंग भूल जाइए। और नई चीजों के लिए स्पेस्ड रेपिटेशन। हम दिमाग को मजबूर नहीं कर सकते, उसके साथ तालमेल बिठाना होगा। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है सुनने वालों के लिए। अगर हमारा दिमाग लगातार हमारे अनुभवों के आधार पर खुद की फिजिकल वायरिंग बदल रहा है और सीखने के लिए इसे बिना रुकावट वाले गहरे ध्यान की जरूरत होती है, तो आज की ये आधुनिक डिजिटल दुनिया का क्या असर हो रहा है, जहां हर 2 सेकंड में नया नोटिफिकेशन आता है? एग्जैक्टली। क्या ये लगातार भटकाव अगली पीढ़ी के दिमाग की ऐसी वायरिंग कर रहा है जहां किसी एक छोटी चीज पर ध्यान केंद्रित करना बायोलॉजिकली असंभव हो जाएगा? क्या मल्टीटास्किंग का ये भ्रम आने वाली नस्लों की सीखने की क्षमता को परमानेंटली बदल देगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये सच में एक ऐसी बात है जिस पर गहराई से मंथन करने की जरूरत है। आशा है कि इस गहरे विमर्श से जुड़ी ये सारी जानकारियां सभी के लिए उपयोगी साबित होंगी और सीखने की क्षमता में सुधार लाया जा सकेगा। इस विषय पर और पढ़ने और इन नियमों को खुद आजमाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। आज का ये विमर्श यहीं समाप्त करते हैं। शुभकामनाएं। दोस्तों, यही थे ब्रेन रूल्स के कुछ महत्वपूर्ण विचार मिस्टर और मिसेस शर्मा की आवाज में, जो हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। लेखक जॉन मदीना ने विज्ञान के आधार पर समझाया है कि अगर हम सही आदतें अपनाएं, जैसे अच्छी नींद, नियमित व्यायाम और सही तरीके से सीखना, तो हम अपनी याददाश्त, ध्यान और सोचने की क्षमता को काफी बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको दिमाग के बारे में कुछ नई और उपयोगी बातें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।